जन मुक्ति विमर्श में आप सभी लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। मैं सुखदेव सिंह भोपाल पंजाब के बठिंडा ज़िले का रहने वाला हूं और जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है इसका जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जितने भी जो फार्मर हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं जी, क्या हैं फार्मर के लिए ये काले कानून क्यों हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आगे बात करेंगे कि एमएसपी का जो कानूनी गारंटी का कानून हम चाहते हैं वो क्या है, उससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और लास्ट में हमारा जो सवाल रहेगा वो ही रहेगा कि अगर 3 कानून रिपील हो जाते हैं और ये कानून एमएसपी वाला कानून बन जाता है तो क्या किसानी का संकट हल हो जाएगा इससे। इन बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ, हम उन सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बात हमारे तक, अगर कोई भी उनका भी कोई मतलब वो भी कुछ जानना चाहते हैं या जो भी कोई वो उनका भी कोई शंका है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो जहाँ तक 3 कृषि कानूनों का सवाल है, उसमें जो पहला कृषि कानून है उसका नाम है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य तरक्की एवं सहूलियत कानून 2020, जिसको आम रूप में एक देश एक मंडी के रूप में जो प्रचारित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये कानून क्या है, ये कानून प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को या प्राइवेट जो प्लेयर हैं, बढ़िया कारपोरेट कंपनीज हैं, बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, उनको ये एग्रीकल्चर मार्केट में इंटर कराने वाला, दाखिल कराने वाला कानून है। और अगर इस जो हमारी चल रही मंडी है, मार्केट है, जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत चला रहे हैं इंडिया में, और इसका बक स्टेटों में खास करके पंजाब और हरियाणा में दुनिया से सबसे अच्छा नेटवर्क है, तो वो मार्केट को ख़त्म करने का ये एक षड्यंत्र मात्र है, जिसके पीछे ये बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। उससे इस कानून से एपीएमसी मार्केट कैसे खत्म हो जाएगी, उसका एक सीधा सीधा जो जवाब है वो यही बनता है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये कानून बनाया गया है, इस कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर जिसके पास पैन कार्ड है उसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जिसके पास पैन कार्ड है वो किसानों से, उनके घर से, उनके खेत से या अपनी प्राइवेट मार्केट बना के वो किसानों की उपज ले सकता है, किसानों की जिनसे खरीद सकता है। और उसमें ये भी सहूलियत है कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जबकि जो मार्केट कमेटी, जैसे हमारे पंजाब की बात अगर हम करें तो जो पंजाब की जो मार्केट कमेटी है उसमें 8.5% टैक्स लगता है। 3% टैक्स उसमें मार्केट फीस है, 3% उसमें रूरल डेवलपमेंट फंड का टैक्स है और 2.5% उसमें कमीशन एजेंट का या आड़तियों का मतलब जो किराया पड़ता है वो बनता है। टोटल बन के जे 8.5% उसको मतलब देना पड़ेगा, जेड़ा जो भी कोई हमारी एपीएमसी मार्केट से कोई भी प्रोड्यूस खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन ऊपर मार्केट में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसमें क्या होगा, वो ये करेंगे कि जैसे जितने भी ये कारपोरेट हैं इनके पास एक ऐसा फंड होता है जो पहले अपना जो भी इनका अपोजिट होता है, जो भी इसका विरोधी होता है, जिसको भी इन्होंने फेल करना होता है, उसके लिए ये एक स्पेशल फंड का प्रावधान करते हैं। और इसमें तो उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर
उसको गेहूं खरीदेगा 1 क्वांटल, उसको 165 रुपये के करीब वो उसकी बचत होगी। अगर वो 50 रुपये भी एपीएमसी मार्केट से ज़्यादा फार्मर को दे देगा तो फार्मर एपीएमसी मार्केट में नहीं जाएगा, अपने लालच में वो इनके पास जाएगा और 1-2 सीजन के बाद एपीएमसी मार्केट अपने आप फेल हो जाएगी। जिसकी क्लियर कट उदाहरण जहां हम आज पटना में बैठे हैं बिहार की है। 2006 में सबसे पहले बिहार को इन्होंने इस बात के लिए चुना कि बिहार की एपीएमसी मार्केट इन्होंने ख़त्म की और आज जो बिहार के गांव की देहात के जितने भी मार्केट यार्ड या सब यार्ड हैं वो ऐसे वीरान हो गए हैं और वहाँ बहुत ही कोई भी ग्राहक नहीं है। वहाँ मतलब आवारा पशु खड़े हैं, आवारा सूर मतलब उत्थे घूम फिर रहे हैं और वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सरकार मतलब जो फार्मर है वो प्राइवेट व्यापारी को औने पौने दाम पे अपनी फसल अपनी क्रॉप बेचने के लिए मजबूर है। अभी भी जो गेहूँ जिसका एमएसपी है जो वो 1975 रुपये बनता है और वो आज बिहार में अभी भी लोग 1200 से लेकर 1500-1600 तक अपना जो व्यापारियों को गेहूँ बेचने के लिए मजबूर हैं। जिस करके क्यों मजबूर हैं, क्योंकि जो एपीएमसी मार्केट सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी थी वो इन्होंने 2006 में नीतीश सरकार ने ख़त्म करके ये दावा किया था कि इससे बिहार के फार्मर की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये हमारे पास सबूत है, एक प्रैक्टिस है इस सरकार की कि ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी मार्केट कमेटी चल रही है, खास करके पंजाब हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में, ये सबको ख़त्म करके उसको प्राइवेट मार्केट के हवाले करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो एग्रीकल्चर में उनकी ये दाखिला करवा के और उनको सारा प्रॉफिट देना चाहते हैं। दूसरा जो कानून है जिसका नाम है किसान सशक्तिकरण व सुरक्षा को मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर करार ठेका कानून 2020, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कानून भी कहा जाता है। इस कानून के बारे में जो सरकार का या कंपनियों का तर्क है वो ये है कि इससे अगर फार्मर कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जब कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा पंजाब का एक्सपीरियंस है, जो पेप्सी के साथ पंजाब के किसानों ने टमाटर का और आलू का और मिर्ची का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें पंजाब के फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसमें एक तो नुकसान होता है आमदन के रूप में, इनकम के रूप में, पैसे के रूप में। वो तो नुकसान ये होता है जैसे पेप्सी क्या करती है, पेप्सी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी स्पेसिफिकेशन में वो कहती है कि हमारे को इस बड़े साइज का आलू चाहिए और वो बड़े साइज के आलू का एक रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब फार्मर के साथ वो तय कर लेती है। लेकिन जब फसल आती है, क्योंकि प्रकृति से जो ज़मीन से हम फसल लेते हैं वो मशीन तो है नहीं ज़मीन कि उसको हम ऑर्डर दे देंगे कि वो उसी साइज के आलू पैदा करेगी। वो कोई आलू बड़े साइज का होगा, कोई मीडियम साइज का होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, वो अलग अलग साइज के आलू आएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे को तो जो मोटे साइज का आलू है उसी की मतलब हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो उसी को खरीदेंगे। जिसका जो मीडियम साइज है या मीडियम से भी कम स्मॉल साइज का आलू है हम उसको नहीं खरीदते। इसलिए फिर फार्मर को उससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है, क्योंकि वो फिर ओपन मार्केट में अपना बाकी बचा आलू है जो मोटा आलू है वो तो पेप्सी ने खरीद लिया, जो बाकी बचा आलू है वो औने पौने दाम पे उसको फिर मार्केट में देना ही पड़ता है। इसलिए उसको एक तो पैसे का नुकसान होता है। दूसरा इस कानून में ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो उसमें बीज भी कंपनी का होगा, उसमें खाद भी उसी कंपनी की होगी, उसके पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड वो सब कंपनी के ही होंगे। और उससे क्या होगा कि कई बार वो कल हमारे से जैसे जीएम मक्का बीजने के लिए ही हमारे किसानों को वो मजबूर करेंगे कि हमारा ये बीज है ये बीजो।
और जीएम जब हम लगाएंगे, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब फूड के नाम पर भी जानते हैं, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम पे भी हम जानते हैं, वो अगर जीएम मक्का हमारे से पैदा कराएंगे तो वो 3 से 5 साल के बाद हमारी ज़मीन का इतना ज़्यादा नुकसान होएगा कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी और जो खाने वाला भोजन है वो पलीत हो जाएगा। और जो हमारे साइड वाले खेत हैं, क्योंकि जो परपरागण होता है, पॉलीफ्रेशन होता है, वो कीटों के जरिए भी होता है, वो हवा के जरिए भी होता है। उससे क्या होता है कि वो दूसरे जो साथ वाले खेत का मक्का है उसको भी वो बर्बाद कर देंगे, उसमें भी वो जीएम मतलब कंटेंट है वो आ जाएगा। इसलिए ये क्या करेंगे। तीसरी बात उसमें एक और है, और भी ये कह रहे हैं कि कंपनी ने कोई उस पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, अगर वो अपना स्ट्रक्चर नहीं हटाती और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर की कोई भी हकदार नहीं होएगी, उसमें भी फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान होएगा। क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर हटाने के लिए ही फार्मर का बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ज़मीन में ईंट वाला पट्ठा लग जाता है तो अगर वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है तो फिर उसको ईंट वाले पट्ठे को के स्ट्रक्चर को उठाना और उसको ज़मीन खेती लायक बनानी, और उसमें 1-2 साल कोई ज़मीन वो उपज नहीं देती क्योंकि वो ज़मीन मर जाती है मतलब हीट से। इसलिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर, वो बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके कल को कंपनी भाग जाती है तो भी उससे फार्मर का और फार्मर की सॉइल का और उसकी ज़मीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये कानून भी कंपनी के फेवर में जाएगा, कंपनी के पक्ष में जाएगा और फार्मर के विरोध में जाएगा। तीसरा इसमें जो कानून है वो कानून है जरूरी वस्तां शोध कानून 2020। वो ये है कि उसमें जो पहले 1951 का जो कानून बना हुआ था, जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ा मतलब बिग हाउस वो एक लिमिट से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता था। अगर वो जमाबंदी करता था उस पर उसको जमाखोर कहा जाता था और उस पर जमाखोरी का पर्चा होता था, और उसकी जमाखोरी किसी को आपने गाली देनी है तो उसको जमाखोर अगर आप कह देते हो तो जमाखोरी अपने आप में एक गाली हो जाती थी अब तक। लेकिन अब इस सरकार ने जो ये कानून बनाया है उसमें जमाखोरी को इन्होंने लीगलाइज कर दिया, उसको कानूनी रूप दे दिया। अब इन्होंने जरूरी वस्तुओं में से अनाज को हटा दिया, दलहन को हटा दिया, खाने वाले तेलों को हटा दिया और आलू को हटा दिया और प्याज को हटा दिया। इन सब चीज़ों का जितने भी कारपोरेट हाउसेज हैं वो अपनी मर्जी से स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद जब भी वो चाहें मतलब जो आर्टिफिशियल मतलब थोड़ पैदा करके, बनावटी थोड़ पैदा करके उसका रेट बढ़ा सकते हैं, और वो फार्मर को तो लूटेंगे। और इससे क्या है कि वो उपभोक्ता पे भी बहुत बड़ा असर डालेंगे, जिसकी क्लियर कट उदाहरण है कि इस साल पंजाब में 50 रुपए पर केजी आलू लोगों को खरीदना पड़ा। जिंदगी में पहली बार ये सुना है कि आलू भी 50 रुपए किलो तक जा सकता है। और सरकार का इसमें एक और तर्क ये है इस कानून के बारे में, वो कहती है कि अगर जितना उसका बाजार का रेट बनेगा, जैसे जो वो फार्मर से खरीदेगा उस पे जितना भी उसके सर्विस चार्जेस वगैरह आएंगे, जो उसको रेट पड़ेगा उस पे वो अपना मुनाफा डबल से ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी उसकी कीमत वो दुगनी से ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर सपोज करो उसको पूरे चार्जेज पड़ने के बाद आलू 20 रुपए किलो हो गया, तो वो जो अगर 40 रुपए किलो उसको मार्केट में बेचना शुरू करेगा तो जो सरकार है वो एक्टिव होएगी, वो इंटरफेरेंस करेगी। लेकिन अगर वो 39 रुपए तक जाएगा, 1 रुपया 40 से 1 रुपया कम बेच देगा मार्केट में, तो सरकार उसमें कुछ भी नहीं करेगी, और अगले साल उसका जो रेट है वो 1 रुपया कम 40 रुपये हो जाएगा, और अगली बार वो 2 रुपये कम 80 रुपये बेच सकता है। इसलिए ये इस हिसाब से जो महंगाई बढ़ेगी, इस हिसाब से
जो पंजाब में मतलब जो पूरे इंडिया में जितनी भी फार्मर कम्युनिटी है, वो फार्मर कम्युनिटी के ये सारे ये कानून, तीनों कानून है फार्मर कम्युनिटी के भी खिलाफ है और आम लोगों के भी खिलाफ है। इसमें अगर जो पहले कानून की जो हमने जैसे बात की थी कि अगर ओपन मार्केट सब कुछ कर लेती है तो एफसीआई को सरकार पहले ही बंद करना चाहती है, क्योंकि जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मतलब एफसीआई की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर एफसीआई किसी भी चीज़ का खरीद नहीं करती, वो गेहूँ नहीं खरीदती, वो चावल नहीं खरीदती, तो फिर जो मिड डे मील के लिए जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है, उस खाने का फिर वो कहाँ से परचेज, किसी कारपोरेट हाउस ने तो दान करना नहीं, उनको ना अनाज दान करना है, ना दालें दान करनी है, ना कोई आलू दान करना है। उससे क्या होगा? उससे होगा कि मिड डे मील भी बंद हो जाएगा और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशनिंग प्रणाली है सस्ते रेट पे हमारे लोगों को देने की, क्योंकि हमारा मुल्क का जो वो एक गरीब मुल्क का जिसमें बहुत सारे लोग पेट पर खाने के लिए भी मजबूर नहीं, और सरकार को उनके लिए एक राशनिंग जो जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, वो एक राशनिंग प्रणाली है जो वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए जो कणक, जो गेहूँ 2 रुपये केजी और चावल 3 रुपये केजी जो मिलते हैं, वो भी आने वाले समय में बंद होने के आसार बन जाएंगे। तो ये जो कानून है ये टोटल में मिला के अगर देखा जाए, ये कुदरत के भी खिलाफ है, ये मतलब फार्मर के भी खिलाफ है, किसानों के भी खिलाफ है, और ये आम आदमी के भी, आम उपभोक्ता के भी खिलाफ है। इसलिए इन 3 कानूनों को जब हम देखते हैं तो इससे हम कह रहे हैं कि अगर ये प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जो हाउसेज हैं, अगर वो खेती में आएंगे तो खेती में से किसी ना किसी को बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे जो नीति आयोग है, नीति आयोग का एक आकलन ये है कि इंडिया में खेती में 55% लोग डायरेक्ट तौर पे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट तौर पे खेती पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए जहां वर्क फोर्स ज़्यादा है, वर्क फोर्स कम करने के लिए उसका ये एक कहना ये है कि 20% पॉपुलेशन ही इसमें खेती में रहनी चाहिए। तो अगर हम नीति आयोग की बात को मान लेते हैं तो 55% लोगों में से 20% लोग ही खेती में रखने हैं, तो जो 35% है, 35% लोग हैं जो जिनको खेती से बाहर किया जाएगा, उनका क्या बनेगा? वो कहाँ जाएंगे? उनको जॉब कहाँ मिलेगी? वो जे जाएंगे खेती छोड़ के तो जाएंगे कहाँ? उसको कौन से समुद्र में फेंकेंगे? कहाँ ले जाके सरकार उन पे कोई मतलब परमाणु बम फोड़ के उनको मारेगी? ये प्लान अभी तक गवर्नमेंट नहीं बता रही। और जो ये कह रहे हैं कि हम डबल इनकम करेंगे, वो डबल इनकम करने का भी इनका फार्मूला यही है कि जैसे जैसे खेती से लोग कम होंगे, खेती से आबादी कम हो जाएगी, तो कम आबादी की इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि डबल इनकम वाला जो फार्मूला सरकार ने हमारे सामने पेश किया है, वो किसी ने अभी तक लोगों को ये नहीं बताया कि अब कितनी इनकम है फार्मर की जिसको सरकार डबल करना चाहती है। ये बात हमारी भी सरकार से है, लेकिन सरकार इसको बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बताने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि ये जुमला ही है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। ये जुमला क्या है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे फैक्ट नहीं है कि जो ये बता सकें कि आज इंडिया के फार्मर की जो इनकम है वो कितनी है। इनका एक डिपार्टमेंट है, एक मतलब अदारा है जिसको सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी 2016 की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से वो बताते हैं कि 6,420 रुपये प्रति महीना, प्रति मासिक एक किसान परिवार की इनकम है। अगर हम उसको एक दिन पे 30 दिन पे इसको बांट दें
एक दिन की इनकम निकालें तो उसकी एक दिन की इनकम बढ़ती है 214 रुपये एक किसान परिवार की, एक रोजाना की बन जाती है। और अगर उसको हम किसान परिवार जिसको माना जाता है इंडिया में, उसमें 5 मेंबर माने जाते हैं। अगर इसको 5 मेंबरों पे हम डिवाइड कर दें तो एक दिन की किसान परिवार के एक मेंबर की इनकम 42 रुपये 80 पैसे बनेगी। और अगर आप इसको 86 रुपये कर देते हैं, 42 रुपये 80 वाली को 86 रुपये एक मतलब आदमी की, किसान परिवार के एक मेंबर की अगर इनकम होती है तो वो कैसे खुशहाल हो जाएगा। आप ये बताओ कि 100 रुपये से कम कौन सा आदमी है जो जिसके पास 100 रुपये भी नहीं है, जिसके पास करीब 90 रुपये ही आते हैं। अगर 86 को हम 90 भी कर लें, 90 रुपये में एक आदमी पेट पर खाना कैसे खाएगा पूरे दिन में, पीने वाला पानी कहाँ से लेगा वो पूरे दिन के लिए, और कपड़े पहनने के लिए वो कपड़ा कहाँ से लेगा इस इनकम से, और इस इनकम से मतलब पैरों में डालने के लिए जूती कहाँ से आएगी, इस इनकम में से वो मकान कैसे बना लेगा, इस इनकम में से अगर 90 रुपये ही उसके पास है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो इलाज कैसे लेगा। मतलब ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, जो ये बताती है कि हमारी सरकार है जो कि लोगों के साथ तो लोगों का तो वो जुमला बनाती है, लोगों के साथ तो वो जुमले बना खेलती है, लेकिन बड़े कारपोरेट हाउसेज को बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अभी देखो इस बार बड़े जो कारपोरेट हाउसेज हैं जिनको मतलब अरबपति कहा जाता है, जिनकी इनकम 1 अरब डॉलर से ज़्यादा है, उनकी एक रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है। उसमें कहा गया है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी सबसे ज़्यादा जो इनकम बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है, वो चंद मुट्ठी पर लोगों की बढ़ी है, बड़े अरबपतियों की बढ़ी है। और इस दौरान कोविड के पीरियड के दौरान ही 500 के करीब नए अरबपति पैदा हो गए हैं। और एक अंदाज़ा उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है, जो फोर्ब्स मैगजीन है, ये 2-3 दिन पहले उसी में एक रिपोर्ट आई है, उसका एक अंदाज़ा ये है कि दुनिया में 17 घंटों में 1 अरबपति पैदा हो रहा है। देखो दुनिया की स्थिति क्या है कि 17 घंटों में 1 अरबपति पैदा हो रहा है, और आम आदमियाँ जो उसको मतलब 2 टाइम का, 3 टाइम का भी छोड़ो, 2 टाइम का पेट पर खाने भी नहीं मिल रहा, वो बहुत ही जलालत भरी जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसलिए अगर खेती किसानी नहीं बचेगी, आज भी इंडिया का 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सीधे तौर पे खेती पे निर्भर है। उनका जो रोटी रोजी का साधन है वो सिर्फ और सिर्फ खेती ही है। अब कारपोरेट का जो टारगेट है वो इस खेती को हासिल करना है। कारपोरेट का टारगेट क्या है? उनका टारगेट ये है कि इन्होंने अब इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 बड़े कारपोरेट घरानों को आगे रख के उनका एक मतलब कारपोरेट नेशनल फेस बना के उनके पीछे एक बड़ा मतलब जे व्यापार करना चाहते हैं। वो क्या है कि इन्होंने अब अमेज़न के मुकाबले में अब एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है, उसका नाम है जियो प्लेटफार्म और जियो मार्ट। अब जियो प्लेटफार्म और जियो मार्ट को आगे लगाया है, और इनके पीछे जो इन्वेस्ट करने वाली वो जो कंपनियां हैं वो सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिसमें इसको मतलब गूगल भी मतलब इसको वो कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है जियो मार्ट और जियो प्लेटफार्म में, और फेसबुक भी कर रहा है। इन्होंने अभी तक $15.5 बिलियन का एक एमओयू किया है इसके लिए, क्योंकि इनका टारगेट है कि 2014 तक हम ऑनलाइन ग्रोसरी ये कहते हैं खाने पीने वाली चीज़ों को, जैसे हम करियाने की दुकान से जो चीज़ें लेते हैं
वो इनके मतलब लफ्ज़ों में उनको ग्रोसरी वाली चीज़ें ही बोला जाता है, खाने पीने वाली चीज़ें बोला जाता है। और इनका हमारी सरकार का टारगेट ये है कि जियो प्लेटफार्म और जियो मार्ट के जरिए हम मतलब $18 बिलियन का ऑनलाइन ग्रोसरी का कारोबार करना चाहते हैं 2024 तक। और इसी तरीके से ये ऑनलाइन कॉमर्स जो इनका टारगेट है वो 2024 तक वो है $99 बिलियन का, कम $100 बिलियन का, और 2026 तक का है $200 बिलियन का। ये बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। और ये टारगेट क्या कह रहा है? ये टारगेट कह रहा है कि इससे जो छोटा दुकानदार है, जहाँ जो आम दुकानदार है, वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी का कारोबार, जहाँ ऑनलाइन कॉमर्स का जो कारोबार आएगा, वो कारोबार बड़े मॉल के जरिए ही आएगा। बढ़िया कंपनियां ही उसमें अपना माल सप्लाई करनगियाँ, जिसमें जो छोटा छोटा दुकानदार है या जो बड़ा दुकानदार भी है, जो हमारे शहरों में जिसकी बड़ी दुकान भी है, वो दुकानदार भी मतलब एक समय तक ही चल सकेंगे। जल्दी ही वे उनको भी बेरोजगार करके, उनको भी बेरोजगारों की लेन पे लाके रोड पे खड़ा कर देंगे। इसलिए ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन, क्योंकि जो इंडिया है जिसको हम कह रहे हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि पे सबसे ज़्यादा 70% से ज़्यादा लोग कृषि पर सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। 70% से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों का जो जीवन यापन है वो कृषि के द्वारा भी हो रहा है। इसलिए ये जो कानून है, ये 70% लोगों की मौत के वारंट के कानून हैं। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं, इनको अपोज करते हैं, और हम मांग करते हैं, अब इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी ये तीनों कानूनों को ख़त्म करे, जिसको हम रिपील बोलते हैं, कि इनको ख़त्म करे। और इसमें से हमारी एक नई मांग ये उभरी है कि हमारे को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक लीगल गारंटी का कानून बनाया जाए। यानी जो सपोर्ट प्राइस का लीगल कानून है वो क्या है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो ये है कि सरकार पूरे ठीक तरीके नाल आकलन करके जो भी ये रेट, मतलब जैसे अभी तो ये 23 क्रॉप्स के 23 फसलों के रेट मतलब डिक्लेयर करती है, लेकिन वो उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट सिर्फ पंजाब और हरियाणा में 2 फसलों पे ही होती है, जीरी पे मतलब चावल पे और गेहूं पे, और पूरे इंडिया में कहीं ज़्यादातर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हमारी डिमांड ये है कि सरकार एक ऐसा सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी का कानून बनाए कि जो भी सरकार डिक्लेयर करती है कि इस फसल को इससे कम नहीं खरीदा जाना चाहिए, उसको जे अगर कोई कम रेट में खरीदता है उसको क्राइम डिक्लेयर किया जाना चाहिए है। यानी कोई भी, चाहे उसको सरकार खरीदे, सरकार की कोई एजेंसी खरीदे, चाहे उसको कोई प्राइवेट कंपनी खरीदे, चाहे उसको कोई प्राइवेट मतलब जो घराना खरीदे, कोई भी जो एक तय सपोर्ट प्राइस है उससे कम मतलब कीमत पे कोई भी खरीद ना सके। अगर ये कानून बढ़ जाता है तो इसमें बाजारवाद से एक बार मतलब जो फार्मर है उनको सुरक्षा मिलेगी, खेती को एक बाजारवाद से सुरक्षा मिल सकती है इस कानून के जरिए। लेकिन ये कानून भी कोई पक्का हल तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। एक तो ये है कोई भी जो फार्मर की जो क्रॉप है, जो फार्मर का जो प्रोडक्ट है, जो जिन्स है उसको कोई औने पौने दाम पे लूट नहीं सकेगा। दूसरा, इससे ये हो जाएगा कि जो हमारे पूरे मुल्क में, चाहे सरकार ये दावा कर रही है कि अब हमारी एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे पास सरप्लस हो गया है सब कुछ, अनाज भी और चावल भी, लेकिन ये बात सरकार छुपा रही है लोगों से कि हमारी खेती का जो विकास हुआ है वो विकास 1% हुआ है।
वो एक पासड़ इस तरीके से हुआ है कि पंजाब मतलब पूरे हिंदुस्तान में गेहूं के और चावल के नीचे जो रकबा है खेती का वो बढ़ गया है, जिस करके चावल का और गेहूं का कुल उत्पादन हिंदुस्तान में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो गया है। लेकिन दालों का क्षेत्र कम हो गया है, खाने वाले तेल बीजों का क्षेत्र कम हो गया है और ज़रूरतमंद चीज़ों का क्षेत्र है जो कम हो गया है। अब दालें भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, खाने वाले तेल भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि खेती हमारा प्रोडक्शन है जो खेती का वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा खेती का प्रोडक्शन ओवरऑल नहीं बढ़ा, हमारा खेती का प्रोडक्शन सिर्फ 2 फसलों में ही बढ़ा है। इसलिए अगर हम फसली विभिन्नता चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी खाने की थाली में इंसान की में सिर्फ चावल और गेहूं नहीं होता, उसमें दाल भी होती है, उसमें सब्जी भी होती है, उसमें सलाद भी होता है, उसमें फ्रूट भी होता है, उसमें मसाले भी होते हैं। ये सब चीज़ें हिंदुस्तान की क्रॉप जो कृषि है वो पैदा कर सकती है और उसको पैदा करने के लिए पूरी की पूरी भोजन थाली में हम पूरे तरीके से सफिशेंट उत्पादन कर सकें, इसके लिए जो एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून है वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब की जो आज की खेती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पासड़ हो गई है। हमारा धरती हेठला पानी बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है और ख़राब भी हो गया है और हमारी मिट्टी भी ख़राब हो गई है। उसका मेन कारण पंजाब में और हरियाणा में चावल और गेहूं का फसली चक्कर है कि गेहूं काटा चावल बो दिया, चावल काटा गेहूं बो दिया और कोई क्रॉप क्योंकि उसकी कोई सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती, लोग नहीं बीजते। अगर सब फसलों की सपोर्ट प्राइस मतलब मिलने लग जाए तो लोग अपनी ज़मीन में बदल बदल के एक बार गेहूं लगा लिया, अगली बार कोई दाल लगा ली, अगली बार कोई मक्का लगा लिया, अगली बार कोई और मतलब तेल बीज लगा लिया। वो टर्न बाई टर्न अगर अपनी ज़मीन में फसल बोएंगे तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और जो फसल हमारी आएगी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा आ सकती है और ये एक तरीका है ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू लेने का। इसलिए हम इस बात की मांग 2 तरीक़ों से 2 नज़रियों से कर रहे हैं। एक कि कोई औने पौने दाम पे किसानों की जिन्स को लूट ना सके, उसके लिए एक लीगल गारंटी चाहिए। दूसरा ये कि लीगल गारंटी मिलने से इंडिया में फसली विभिन्नता ज़्यादा आएगी और हमारा जो हम खाने वाले तेल बाहर से खरीद रहे हैं, बाहरले मुल्कों से हम पाम ऑयल लेकर खा रहे हैं इंडोनेशिया का, हम उसकी बजाय अब खुद तेल खाने वाले तेल बीज हम पैदा कर सकते हैं। जो दाल हम चाइना तो, इंडोनेशिया तो या और मुल्कों तो, इजराइल वगैरह तो या मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो, कनाडा वगैरह तो मंगा रहे हैं, वो जहाँ चने हम रशिया वगैरह तो मंगा रहे हैं, हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम मतलब दालों में भी और खाने वाले तेलों में भी और इसमें हम सफिशेंट उपज पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 3 कानून रिपील होते हैं और एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून बढ़ता है तो ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान की खेती किसानी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाएगी। हम अपनी खेती को बचाने में कामयाब हो सकते हैं और किसानों के पास उनकी ज़मीन रह सकती है, किसान खेतीहर रह सकता है। इसलिए और जो एक लास्ट सवाल है कि क्या अगर ये 3 कानून रिपील हो जाएं और एमएसपी का कानून बन जाए, क्या खेती किसानी का सारा संकट हल हो जाएगा? इसके बारे में हमारा मानना है कि नहीं, इससे पूरा संकट हल नहीं होएगा। ये इसका फौरी एक मतलब राहत मिलेगी खेती किसानी को इन 3 कानूनों को रिपील होने से और एमएसपी का लीगल कानून बनने से। फौरी राहत के बाद जो बड़ा काम है हमारा, अगर जब हम ये मोर्चा जीत के जाएंगे, 3 कानून रिपील कराने में हम कामयाब हो जाएंगे और एमएसपी की लीगल गारंटी लेने में हम कामयाब हो जाएंगे,
तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा, पूरा हिंदुस्तान का किसान आगे आएगा इस बात के लिए कि खेती का जो पैटर्न हमारा आज का पैटर्न है, जिसको हम कारपोरेट खेती भी बोलते हैं, केमिकल एग्रीकल्चर भी उसको बोल सकते हैं, रसायनों वाली जहरों वाली खेती भी बोल सकते हैं, और उसको उद्योगिक खेती भी बोल सकते हैं। ये उद्योगिक खेती का जो मॉडल है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए खेती का जो मॉडल है, हमें खेती को प्राकृतिक मॉडल पे लाना पड़ेगा। खेती को कुदरती तरीके से करने के लिए हमें काम करना होगा, और उसके लिए हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, मांग नहीं मैं कह रहा हूँ, ज़रूरत है, वो ज़रूरत है कि खेती का 50% जो हिंदुस्तान का बजट है उस, और हर एक प्रांत का जो बजट है, और उसमें देश के बजट से भी और प्रांत के स्टेट के बजट से भी, सूबे के बजट से भी, प्रांत के बजट से भी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और 50% कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का बजट, इसका एक अलग खेती बजट बनना चाहिए। क्योंकि 60% या 55 से 60% लोग खेती में सीधे तौर पे लगे हुए हैं, और उसमें हमारा राइट बनता है कि हम 50% बजट लें, और उस बजट अगर हम वो बजट लेने में कामयाब हो जाएंगे आने वाले समय में, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम एक खेती किसानी की बखरी पार्लियामेंट भी बना सकते हैं, खेती के लिए नीतियां बनाने का बखरी असेंबली भी बना सकते हैं, जिसको खेती पार्लियामेंट या खेती असेंबली कहा जाएगा। और वो असेंबली ही एक ऐसी नीतियाँ, वो पार्लियामेंट ही एक ऐसी नीति बनाएगी खेती की कि प्राकृतिक तौर पे खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारा अनाज है, जो जिससे हमारी दाल है, जो जिससे हमारी सब्जी है, हमारा फल फ्रूट है, यानी हमारी पूरी की पूरी फूड चेन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिश बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पौष्टिक बना सकते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जहर मुक्त बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे दो मसले हल हो जाएंगे। एक मसला तो ये है कि अगर एग्रीकल्चर को 50% बजट मिलता है तो एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव तरीके से आने वाले दिनों में हमें चलाना पड़ेगा। अगर कोऑपरेटिव तरीके से हम एग्रीकल्चर को चलाएंगे तो जितनी भी एग्रीकल्चर के कंसर्न्ड, उससे संबंधित जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री को भी हम कोऑपरेटिव तरीके से चलाएंगे, डेयरी को भी हम कोऑपरेटिव तरीके से चलाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे दो बातें हल होगी। एक तो हमारा फूड है वो शुद्ध हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा, जहर मुक्त हो जाएगा, जिसके होने से हमारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, हमारे जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, हमारा मतलब जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा, हमारी यंग जनरेशन है वो हेल्दी हो जाएगी। और दूसरा इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियों से मुकाबला करने के लिए जब हम स्वस्थ भोजन खाएंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होएगा और हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की समर्था ज़्यादा आएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है वैसे वैसे तरह तरह के वायरस और आएंगे। जैसे कोविड आ गया, अब कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं, और कोई कह रहे ने एक इंग्लैंड में नमा आ गया, कोई कह रहे ने उस जगह नमा आ गया। और सरकार इसको मतलब लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, लोगों की हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। उनका प्रयास है कि हम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा दें, और उनको फ़ायदा देने के लिए वो वैक्सीन पे ही जोर लगा रही है। वैक्सीन पे जोर लगाने का मतलब है कंपनियों को फ़ायदा देना और लोगों की इम्यूनिटी को कम करना। इसलिए एक तो इसमें इसका ये बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर खेती को हम कोऑपरेटिव तरीके से करते हैं और खेती से संबंधित जितनी भी जो इंडस्ट्री है उसको हम अगर कोऑपरेटिव तरीके से करते हैं तो इसमें से बहुत बड़ा जॉब आ, जो रोजगार आ, वो पैदा होएगा। क्योंकि अब सरकार तो सीधा कह रही है कि वो कोई भी बिजनेस नहीं करेगी, कोई भी व्यापार करना मोदी साहब कह रहे हैं हमारा काम नहीं है। इसलिए व्यापार फिर किसको सौंपा जा रहा है?
व्यापार कारपोरेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इसलिए व्यापार के एंगल से जितनी भी जॉब क्रिएट होती थी जो वो तो जॉब अब ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म इसलिए हो जाएगी कि वो जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने व्यापार को चलाने के लिए मतलब नई टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा बेस करते हैं। और इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेक्नोलॉजी जो अब आगे बढ़ रही है उसमें मैनुअल लेबर है, जो हमारी शरीर की लेबर है, जो हमारे इंसान की लेबर है, इसकी वैल्यू है जो बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए अगर हम कोऑपरेटिव तरीके से खेती करेंगे तो जॉब निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ खेती से ही निकलेगी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का जो कंसर्न है वो है हमारे इन्वायरमेंट से। अगर खेती को हम प्राकृतिक कर लेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनियां ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही हैं, जो कंपनियां अपना केमिकल का कचरा हमारे दरियाओं में, हमारे नदियों में डाल रही हैं, वो सारा कचरा हम जो अपना उनको डालने नहीं देंगे। जब हम उनका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे तो वो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी। एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, और भी कई किस्म का पोल्यूशन है वो नेचुरल खेती करने से कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट बढ़िया बनेगा और हमारी खेती भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। सो मैं इतनी बातें करते हुए अब मान साहब को कहूँगा कि वो जो भी कोई अपनी बात है वो आप मतलब वो थोड़ा अपनी बात आपके साथ शेयर करें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनमुक्ति विमर्श चैनल का, जिन्होंने हमें लाइव करके प्रकृति, खेती और समाज के बारे में हमें विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। खेती ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हर इंसान को भोजन मिलता है। इसीलिए ये मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी चीज़ों में आती है। किसी और इंडस्ट्री की वस्तु के बगैर सर सकता है, चल सकता है, जी सकते हैं, लेकिन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के साथ एग्रीकल्चर से पैदा हुए भोजन के बगैर ये मानव समाज का अस्तित्व इस ग्रह पर नहीं रह सकता। इसीलिए जो आज का सिस्टम है, जिसे हम कारपोरेट कैपिटलिज्म का सिस्टम कहते हैं, इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना और इसकी तरजीह पर इंडस्ट्री, और हम जो सोचते हैं कि इंडस्ट्री की बजाय जो हमारी खेती है ये मानव समाज की पहली तरजीह पर होनी चाहिए। इसे कुदरती बनाना चाहिए, ये समाज के लिए पैदा करनी चाहिए, ये मार्केट के लिए पैदा नहीं करनी चाहिए। समाज के लिए पैदा करने के लिए एक समस्या ये आएगी कि अगर किसान समाज के लिए पैदा करेगा, मुनाफे के बगैर पैदा करेगा, तो वो जिएगा कैसे। हमारा जो खेती बाड़ी और किसान विकास फ्रंट जो इंडिया में काम कर रहा है, खास करके पंजाब में काम कर रहा है, ये सोचता है कि समाज किसान की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पौष्टिक भोजन, सेहत सहूलतां, मुफ्त शिक्षा, इसे बुनियादी अधिकार के तौर पर यकीनी बना के इसकी सामाजिक सुरक्षा की जाए। जब मानव समाज किसान की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तो ये यकीनी है कि ये किसान और ये ज़मीन, जब हम इस पर कुदरती ढंगों से खेती करेंगे, मानव समाज को शुद्ध भोजन देगा, शुद्ध हवा देगा, शुद्ध पानी देगा। इसके साथ ही मैं जनमुक्ति विमर्श के चैनल के जो संस्थापक हैं उनका धन्यवाद करता हूं और लोगों से अपील करता हूं
कि इन तीनों कानूनों के बारे में अपनी समझ को गहरा कीजिए और एक किसान समिति में, किसान यूनियन में इकट्ठे होना चाहिए। और जो दिल्ली में किसान संघर्ष चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा भारत की ओर से, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई बहुत बड़ी है। एक पास से कारपोरेट कैपिटलिज्म का सिस्टम है, दूसरे पासे वो लोग हैं जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की भारत सरकार ने ये सोच लिया है कि ज़मीन किसानों से छीन के ये उद्योगपतियों को देनी है, कारपोरेट घरानों को देनी है। इसकी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 20 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी एमपीज की हाजिरी में हिंदुस्तान में 6 औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए प्रवानगी अनुमति दी है। वो जो उद्योग गलियारे हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं। उसमें बहुत सारी ज़मीन जो भारत के बख हिस्सों से जा रही है, जिससे सबसे 2 बड़े उद्योग गलियारे हैं। एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, और इसको चलाने के लिए जो माल ढोई का फ्रेट कॉरिडोर होगा, यानी गाड़ी की जो लाइन होगी, उसके 150 किलोमीटर एक पासे और 150 किलोमीटर दूसरे पासे 300 किलोमीटर की चौड़ाई में ये उद्योग गलियारा दादरी से लेकर बम्बे की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक बन रहा है, जिसमें किसानों की 7,50,000 किलोमीटर ज़मीन, वर्ग किलोमीटर ज़मीन किसानों से ले ली जाएगी। इसी तरह कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसे अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है 1839 किलोमीटर लंबाई है, और ये भी 300 किलोमीटर चौड़ा होगा, 300 किलोमीटर चौड़ा होगा। इसमें किसानों की जो ज़मीन है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर किसानों से छीन ली जाएगी। इसमें जितने भी नदियां, नाले, नहरें, सूए, कस्सियाँ, जंगल और जो भी कुदरती रिसोर्सेज हैं उन पर ये कारपोरेट कैपिटलिस्टों का कब्जा होगा, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मानव समाज को तबाही की ओर ले जाएंगे। इस कॉरिडोर में जो कलकत्ता से अमृतसर तक जाएगा, 20 बड़े शहर आते हैं। वो 20 बड़े शहरों के लोग यानी 40% जो बसों है, आबादी है, वो कहाँ जाएगी, इसके बारे में स्पष्ट है कि वहाँ से तो लोगों को तो निकाला ही जाएगा, लोगों को भिखमंगे बना दिया जाएगा, लोगों के पास जीने के लिए कोई सोर्स नहीं रहेगा, कोई साधन नहीं रहेगा। उनकी सामाजिक सुरक्षा की जब कोई गारंटी नहीं होगी तो जो समाज में अफरा तफरी, बेचैनी और समस्याएं पैदा होगी। इसीलिए मैं लोगों को निवेदन करता हूं कि जो ये कारपोरेट कैपिटलिज्म है, इसने जितनी भी समस्याएं पैदा की है उसको समझना चाहिए, जथेबंद होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इस सिस्टम को बदल के एक कुदरत पक्षी और इंसान पक्षी समाज के प्रबंध में तब्दील करने के लिए जतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।